हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन खबरों पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए बेसिकली डेली वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की रहे। महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए एक चीज और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आकाशवाणी पर रही महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चा करते हैं। एक टॉपर्स की लॉबी ऐसी है जो आपको रिकमेंड करती है हमेशा कि डेली आप शाम को बैठ के जब आकाशवाणी का न्यूज आता है तो उसको आप सुना करिए। आज तो संचार क्रांति का दौर है। संचार क्रांति के दौर में हर किसी के हाथ में पूरा जो नॉलेज है, पूरा सब कुछ न्यूज है, लेकिन क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज से बचने के लिए हमेशा जो टॉपर्स रहते थे वो ये कहते थे आप आकाशवाणी को जरूर फॉलो किया करिए। तो आकाशवाणी को भी फॉलो की जाती है और आकाशवाणी की महत्वपूर्ण खबरों को भी अपने इस वीडियो में हम लोग समाहित करते हैं। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ की क्लास तो है ही, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी। उसके बाद देखा जाए हिमाचल प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, कोई भी आप परीक्षा देने जा रहे हो जहां पर भी करंट अफेयर आता है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पर आप इन करंट अफेयर्स का फायदा उठा सकते हैं। आरओ यहाँ पर लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यूपी स्पेशल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें होती है जिनको हम कवर करते हैं, जो बेसिकली आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा होने वाली है, 27 जुलाई को प्रस्तावित है। तो इस वजह से आरओ की क्लास लिखी जाती है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे क्लास। बाकी मैं सिंपल करंट अफेयर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा विशेष फोकस जो है वो आरओ पर भी है और साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं पर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यहां पर चर्चा करें इससे पूर्व आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि बहुत से लोगों का मैसेज आता है, क्वेरी आती है कि सर जो करंट अफेयर का पैकेज है उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर का जो पैकेज है उसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या चीजें मिलती है, उसके बारे में आपको एक मिनट बता देता हूं, फिर उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है कि ये हमारा है मासिक पैकेज, ठीक है, मासिक पैकेज। और मासिक पैकेज जो है करंट अफेयर का आपको हर महीने अपडेट करना है। कुछ लोगों ने क्या किया है, आज मैंने कुछ मैसेज देखे ग्रुप में, उनके मैसेज पड़े हुए हैं कि सर हमने फरवरी में खरीदा था, क्या हमको फिर से वापस से परचेज करना पड़ेगा। देखिए, आपने फरवरी में एक बार 18 रुपए पे किए, उसके बाद आपको पूरे महीने का एक्सेस दे दिया गया कि आप एक महीने, फरवरी महीने का जो मॉड्यूल बना उसमें आप पूरे महीने जाके जो डेली एमसीक्यू टेस्ट है वो एमसीक्यू टेस्ट आप लगा सकते हैं। आप मंथली जो पूरा टेस्ट होता है वो टेस्ट लगा सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी। एक महीने आपने उसका फायदा उठाया। उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी के बाद आपने मार्च का पैकेज ज्वाइन नहीं किया, मिस कर दिया आपने। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारा पैकेज है ये मासिक पैकेज है। आपको हर महीने इसको एक बार अपडेट करना होगा। अपडेट करने का मतलब ये है, मासिक हमने इसको इसलिए रखा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद आ रहे हैं, वो लगातार खुद से ही अपडेट कर ले रहे हैं, बताने की आवश्यकता उनको पड़ नहीं रही है। कुछ ऐसे हैं जो शिथिल टाइप के हैं, उनको बताना पड़ता है कि आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो आपके पसंद के ऊपर है, अगर आपको पसंद आ रही है चीजें तो आप इसको अपडेट जरूर करिए। अपडेट करेंगे क्या क्या चीजें मिलती है मैं एक बार प्रोवाइड बता देता हूं, और जो नए हैं नए वो भी जान ले कि क्या क्या चीजें इसमें दी जा रही है। सबसे पहले तो आपको वीडियो प्रतिदिन आपको मिल जाता है, शाम को 7:30 बजे मिल जाता है वीडियो। किसी दिन कुछ आवश्यक कारण या अपरिहार्य कारणों से वीडियो अगर नहीं आया तो उसके अगले दिन हम दोनों दिन का वीडियो कवर करके एक साथ एक लंबा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। साथ साथ में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है चित्रात्मक पीपीटी और पीडीएफ मिल जाता है। ये ऐप पर ही लगा होता है। जब आप मासिक पैकेज परचेज करेंगे तो जो क्लास पीडीएफ यहाँ लगी है ये सिर्फ ऐप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है आपको, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाता है। आप पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड कर दी जाती है, प्रिंटेबल पीडीएफ, इसको आप निकलवा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है इस मासिक पैकेज की कि ये मासिक पैकेज हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के छात्रों के लिए, यानी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। पूरा कंटेंट, चाहे वो चित्रात्मक पीडीएफ पीपीटी हो वो भी बाइलिंगुअल है। वीडियो क्लास जो आती है बाइलिंगुअल ही है, मैं बोलता हिंदी में हूँ, हमारा कंटेंट पूरा इंग्लिश में लिखा होता है। प्रिंटेबल पीडीएफ हम लोग अलग अलग प्रोवाइड करते हैं, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग प्रिंटेबल पीडीएफ है। कंटेंट दोनों का सेम है, कोई कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। यहां पर प्रतिदिन आपको 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी मिलता है। 10 एमसीक्यू का ऐप पर आपको टेस्ट मिलता है। महीने के एंड में आपको कंप्लीट पीडीएफ भी दे दी जाती है। कंप्लीट पीडीएफ
बोथ लैंग्वेज में आपको दी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, पीडीएफ। और ये पीडीएफ मुश्किल से 50 से 52 पेज की पीडीएफ होती है, जिसको आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल के पूरे महीने का करंट अफेयर एक बार पढ़ के साइड में आप रख दीजिए। एग्जाम के पहले एक बार पलटने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, दोबारा पलटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी यदि आप प्रॉपर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो को फॉलो करने के बाद आप पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट कुछ भी आप लगाते हैं, आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको एक बार मोहित यादव जरूर याद आएंगे कि मोहित यादव सर ने पढ़ाया था। ठीक है, आपको महीने के एंड में एक फुल टेस्ट दिया जाता है। यहां पर 100 प्रश्न होते हैं। ठीक, 100 प्रश्न होते हैं और ये टेस्ट भी बाइलिंगुअल होता है। ये टेस्ट भी बाइलिंगुअल होता है और खास बात ये है कि ये टेस्ट ऐप पर होता है। ठीक है, ऐप पर होता है, लाइव टेस्ट होता है। आप अटेम्प्ट करिए, अपना रैंक देखिए, लोगों के बीच में आपकी रैंक क्या है। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप कोई टेस्ट पेपर घर पे लेकर आते हैं, आप खुद से देते हैं कि हमारे इतने सही हुए। आपने चीटिंग कर ली, थोड़ा सा कहीं देख लिया कि हाँ चलो ठीक है गूगल मार लेते हैं। ऐप पर कोई सुविधा गूगल मारने की नहीं है। जब आप एक बार लॉगिन करेंगे आपको सबमिट करके लॉग आउट ही होना पड़ेगा, तब आप गूगल मार पाएंगे। आप टेस्ट दीजिए, खुद का आकलन करिए, ईमानदारी से आकलन करिए। उन सब चीजों के लिए हमारा मासिक पैकेज जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये मासिक पैकेज मात्र 25 रुपए में है। 25 रुपए में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप हमारे जाइए वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट पर कैसे जाना है, वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करेंगे हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है वीडियो लेक्चर का जो सेक्शन है उसमें जाना है। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाएंगे, न्यू रिलीज में आप देखेंगे हमारा ये जो पैकेज है फरवरी महीने से स्टार्ट हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, आप चाहे तो फरवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैधता 1 साल की है। फरवरी में ज्वाइन करेंगे तब भी आप 1 साल के लिए वैध हो जाएंगे, 1 साल तक पूरे कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। मार्च 1 साल वैधता, अप्रैल की 1 साल की वैधता। यहां पर देखें तो पूरा कंटेंट आपको किस प्रकार से मिलता है यहां आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है ऐप पर। उसके बाद जो प्रिंटेबल पीडीएफ होता है, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दे दी जाती है। 10 एमसीक्यू का आपको डेली टेस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, सारा टेस्ट यहां पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 11 अप्रैल तक का, यानी आज हम 12 अप्रैल रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारी चीजें अपडेटेड है, सब कुछ अपडेटेड है और सब कुछ मैं पर्सनली खुद से रिव्यू करता रहता हूं। यहां पर देखा जाए आप जाके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, रिव्यू पढ़िए आप। हमारा जो पहले दिन का है यानी कि डे 1 1 अप्रैल डेमो के तौर पर लगा हुआ है, ओपन करिए, देखिए, टेस्ट लगाइए, अटेम्प्ट करिए, पसंद आए ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करना है, बाय नाउ पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, बाय नाउ पर आप क्लिक करिएगा। ये मूल्य आपको दिख रहा है 25 रुपए। इस 25 रुपए को आपको पे करने की जरूरत नहीं है। पैकेज हमारा 25 का है, लेकिन मैं आपको एक चीट कोड बताता हूं। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले क्या करिएगा, ऊपर कॉर्नर पे एक बॉक्स बना होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा बना होगा, लोग ध्यान नहीं देते हैं। उस बॉक्स पे कॉइन का नीचे ऑप्शन होता है। ठीक, कॉइन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके वॉलेट में अगर कॉइन होंगे तो ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना है, 18 रुपए 75 पैसे में। ठीक, 18 रुपए 75 पैसे में आपको पूरे महीने का करंट अफेयर का पैकेज आप इनरोल हो जाएंगे। उसके बाद आपको सारी सुविधाएं करंट अफेयर की मिलने लगेगी। होगा क्या, आपके महीने छोड़िए, पूरे दिन के जो आप 2 कप चाय पीते हैं, 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में पूरे करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जब आप पैकेज ज्वाइन कर लें तो हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको वहां से प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। मंथली जो प्रिंटेबल पीडीएफ वो भी प्राप्त होता रहेगा। आप आराम से प्रिंटेबल पीडीएफ निकालिए, प्रिंट कराइए, पढ़िए और तैयारी करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर पर। ठीक है, सबसे पहले देखें इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इसके बारे में चर्चा कर ले। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल को हर साल देखा जाए तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए यह दिन 1961 में यूरी गगरिन जो थे, यूरी गैगरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यूरी गैगरिन के जो ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा थी उसकी याद के रूप में हर साल जो 12 अप्रैल का दिन है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए खबरों पे चर्चा करें, डायर उल्फ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं
एक विलुप्त हो गया डायर वुल्फ। लगभग देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 10,000 से लेकर 12,500 साल पहले ये डायर वुल्फ हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये विलुप्त हो गया। अब विलुप्त हो गया तो विलुप्त होने के बाद देखा जाए तो अमेरिका की कंपनी, क्या नाम है इसका, कोलासल बायोसाइंसेज ने 12,500 साल पहले विलुप्त हुए डायर वुल्फ नामक भेड़िए की प्रजाति को दोबारा जीवित करने का दावा किया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को इस प्रजाति के दो शावकों, क्या नाम है इनका, शावकों का नाम जरूर याद रखिए, रेमस और रोमुलस। रेमस और रोमुलस ये दो शावक है, इनका जन्म हुआ। यहां पर हम बात करें, यह एक विशाल भेड़िए की प्रजाति थी जो उत्तरी अमेरिका में प्लेस्टोसीन युग में पाई जाती थी। किस युग के है, जो डायर वुल्फ है, ये डायर वुल्फ इस प्रकार से दिखते, आप देख लीजिए दोनों शावक है, इनका नाम याद रखिएगा, रेमस और रोमुलस। ठीक है, और ये जो प्लेस्टोसीन युग था, उस प्लेस्टोसीन युग में ये होते थे, कहां पर होते थे, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये विलुप्त हो गए, और विलुप्त हो गए तो लगभग 12,500 साल बाद इनको वापस से जीवित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ऐसा दावा किया गया, हालांकि अभी और ज्यादा इस पे प्रमाण शोध होंगे उसके बाद पता चलेगा कि ऐसा हुआ है या सिर्फ दावा ही किया जा रहा है। लेकिन डायर वुल्फ चर्चा में आ गए, इस वजह से आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखें, कोलासल बायोसाइंसेज ने दावा किया है कि उन्होंने डायर वुल्फ को डी एक्सटेंशन तकनीकी के माध्यम से वापस जीवित किया है, यानी जिस प्रकार से वो खत्म हुए थे उसी तकनीकी को रिवर्स इंजीनियरिंग करी उसकी। ठीक है, और वापस से उनको जीवित किया। उनका बेसिकली जो दांत का डीएनए था, दांत का डीएनए और खोपड़ी का डीएनए, उसको मिलाया एक कुत्ते के अंदर, जो डीएनए बना, तो डीएनए से एक कुत्ते के भ्रूण के अंतर्गत उसको प्रविष्ट कराया, और प्रविष्ट कराने के बाद में देखा जाए तो डायर वुल्फ के दो शावकों का जन्म हुआ यहां पर। ठीक है, और ये दो शावक ऐसे दिखते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से डायर वुल्फ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करें। उत्तर प्रदेश इस फसल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीएम युवा उद्यमी योजना, जो सीएम युवा उद्यमी योजना है, यहां पर बेसिकली 5 लाख रुपए तक का जो लोन देने का योजना लॉन्च किया गया था कि हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को, अगले 5 सालों में 5 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा, जिससे जो युवा है वह स्व उद्यम कर सके। और ये लोन वितरण का कार्य बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा, मतलब जो कंपनियां हैं, मतलब जो बैंक है, उन बैंकों में सबसे अव्वल कौन से बैंक रहा, एसबीआई रहा सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करने में। और जो महाराजगंज रहा, महाराजगंज सबसे ज्यादा लोन प्रदान करने में सबसे अव्वल रहा सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। और ये बेसिकली जो सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि हर किसी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन चाहते हैं तो या तो स्किल इंडिया के तहत आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो, या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई गई योजनाएं हैं उसके अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट प्राप्त है, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और उस लोन के जरिए आप अपना स्वावलंबन करिए, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे जमा करिए, एक बार वापस से पूरा किस्त भर दीजिए, जितना आपने 5 लाख रुपए लिए, दोबारा अगर आप किसी उद्यम को स्टार्ट करना चाहते हो तो वापस से 10 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। ये था बेसिकली सीएम युवा उद्यम योजना के अंतर्गत प्रमुख बातें। चर्चा कर ले पॉइंट पर। तो युवा उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने के लिए बनाने के लिए शुरू की गई सीएम युवा उद्यमी योजना में महाराजगंज जिला जो है ये शीर्ष स्थान पर है। योजना के तहत महाराजगंज को 1,000 परियोजनाओं का लक्ष्य मिला था, यानी कि 1,000 परियोजनाओं का लक्ष्य मिला था। और लेकिन बैंकों ने क्या किया कि बैंकों ने 1,028 परियोजनाओं को स्वीकृति दी, 911 लोन वितरित किए गए, 911 लोन वितरित किया गया महाराजगंज में। आगे हम बात करें, जिले ने 102.80% लोन स्वीकृत किए, यानी कि जितना टारगेट मिला था उस टारगेट से ज्यादा यहां पर 102.80% लोन जो है महाराजगंज में स्वीकृत हुए। और 91% से अधिक वितरण कर सीएम योगी के आत्मनिर्भर और के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान महाराजगंज ने दिया है। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, कन्नौज और रामपुर भी टॉप 5 में शामिल है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सीएम युवा उद्यमी योजना को लागू करने में शीर्ष जिला कौन सा रहा, शीर्ष जिला रहा महाराजगंज। आपसे इससे बढ़ के सवाल पूछे, ठीक है,
सीएम युवा उद्यमी योजना के बारे में क्या प्रोविजन है, वो प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। बेसिकली 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है स्व उद्यम करने के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजनाएं थी उसके अंतर्गत जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता लोग हैं, युवा हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाना था। ठीक है, उसमें महाराजगंज अव्वल रहा। टॉप 5 की बात कर ले, टॉप 5 में एक तो महाराजगंज हो ही गया। उसके बाद जो दूसरे हैं, दूसरे कौन से हैं? दूसरा नंबर पे है अंबेडकर नगर, तीसरे पे है श्रावस्ती, चौथे पे कन्नौज और पांचवे पे रामपुर। तो ये है 5 जिले जो शीर्ष 5 में शामिल है सीएम युवा उद्यमी योजना को लागू करने में। चलिए आगे बात करें, फार्मा हब बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में 5 साल का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए जो यूपी सीडा है और आईआईटी बीएचयू है, इसके बीच में 5 साल के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल में अग्रणी राज्य बनने के लिए राज्य सरकार ने पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, यानी कि देखा जाए आईआईटी बीएचयू के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, समझौते ज्ञापन 5 साल का हस्ताक्षर हुआ है। समझौते के तहत क्या होगा? बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसकी ओर से विकसित किए जा रहे फार्मा पार्क को लेकर किया गया है। ठीक है, यूपी सीडा के द्वारा बेसिकली ललितपुर जिले में, ठीक है, जो बुंदेलखंड का ललितपुर जिला है, वहां पर फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। परीक्षाओं से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है यूपी सीडा के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा ललितपुर जिले में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखें, परियोजना के तहत होगा क्या कि इस परियोजना के तहत 1472 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल उद्योग लगाए जाएंगे। और ये जो समझौता हुआ है यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में, इसमें क्या होगा कि यह समझौता 5 सालों तक प्रभावी रहेगा। आईआईटी बीएचयू का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभाग परियोजना में मुख्य भूमिका निभाएगी। यहां पर देखा जाए जो फार्मा पार्क बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए आईआईटी बीएचयू और यूपी सीडा के बीच में जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत देखा जाए तो आईआईटी बीएचयू करेगा क्या? आईआईटी बीएचयू का जो देखा जाए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभाग है, ठीक है, वो इस परियोजना का यानी फार्मा पार्क और फार्मास्यूटिकल विकास परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की, उस परियोजना में मुख्य भूमिका के रूप में ये अपनी कार्य प्रणाली जो है उसको संचालित करेगा। मुख्य भूमिका किसकी होगी? आईआईटी बीएचयू की होगी। इसी वजह से यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में 5 साल का समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, 5 सालों का ये समझौता है, ये याद रखना। कितने वर्षों का है? 5 सालों का है। किसके किसके बीच में हुआ है? आईआईटी बीएचयू और यूपी सीडा यानी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच में। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यह भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024, आप में से जो भी यूपी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी 2025-26 जो आप परीक्षा देंगे, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है 2018 में आई थी। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आई, लेकिन उससे संबंधित सवाल आज भी पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 में एक अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है, शायद 18वें या 16वें नंबर का टॉपिक है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में 16वें या 18वें नंबर पर टॉपिक दे रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग से। तो जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और इतना सक्सेसफुल हुआ, और बेसिकली मैं बताऊं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उस योजना की जो संकल्पना आई थी वो जापान से आई थी, जापान से प्रेरित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संकल्पना जापान से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश ने अपनाया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। अन्य राज्यों ने भी उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। मध्य प्रदेश ने अपनाया, हरियाणा ने अपनाया। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में अपनी उस योजना को, फिर उस योजना को और विस्तार दिया, ब्लॉक स्तर पर लागू किया, पंचायत स्तर पर लागू किया, हर क्षेत्र में उस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ है? एक जिला एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसकी अवधारणा तो पहले ही विकसित की गई थी, लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक जिला एक योजना, एक जिला एक व्यंजन जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ठीक है, और ये जीएस पेपर 6 के लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा करें,
एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य की समृद्ध पाक विरासत को उजागर करने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना तैयार कर रही है। यानी हर डिस्ट्रिक्ट के जो महत्वपूर्ण जो पकवान है, उन पकवानों को जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रमोट किया गया, सेम उसी प्रकार से उन कुजीन को प्रमोट किया जाएगा। चर्चा कर ले, एक जिला एक व्यंजन नामक नई पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले के अनूठे स्थानीय व्यंजनों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना, राज्य की गहरी जड़ों वाली खाद्य विरासत को प्रदर्शित करता है। आगे चर्चा करें, एक जिला एक व्यंजन पहल की घोषणा के बाद एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक की अद्वितीय पारंपरिक व्यंजनों की एक व्यापक सूची तैयार करने का निर्देश भी दे दिया गया है। यानी कि इस योजना की घोषणा कर दी गई है और जो एमएसएमई विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को निर्देशित किया गया सरकार के द्वारा कि आप हर जिले के जो प्रमुख स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों की सूची तैयार करिए और सूची तैयार करके हमको दीजिए। हम उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी कुजीन किस डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे सुटेबल है। उस डिस्ट्रिक्ट को उसी कुजीन के नाम से जाना जाए। जैसे आगरा का पेठा, अब आगरा है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है आगरा का पेठा, ठीक है। वैसे ही बालूशाही, प्रयागराज की बालूशाही आ गई, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो कुजीन है, जो पाक कला है, टुंडे कबाब, कबाब का नाम आया तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा लखनऊ। तो ऐसी ही जो कुजीन है ना, जो पाक कला है, उसको जोड़ा जाएगा। अब कुछ कुजीन भी आप जाने रहिए, जो कुछ स्थानीय व्यंजन है उनको जानना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इनको आपको मेंशन करना होगा। जैसे आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो उनका इंप्लीमेंट क्या कैसे होगा, किस प्रकार से लोग लाभान्वित होंगे, कैसे लाभान्वित होंगे, इन सब बातों को मेंशन करते हैं। उसके साथ साथ में आप कुछ जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का भी जिक्र करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट का जिक्र करने के चक्कर में कुछ बातों को यहां पर भी जानना जरूरी है। कुछ स्थानीय व्यंजन जो है उनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर देखें लखनऊ। अब लखनऊ में देखें तो अवधी और मुगलई भोजन, जैसे मैंने आपको बताया टुंडे कबाब, ठीक है। उसके बाद देखें गज्जक और रेवड़िया। आप कभी भी लखनऊ सफर करिए और लखनऊ से जब आप वापस बस में बैठ के आते हैं, ठीक है, बस से अगर आप सफर कर रहे हैं, चाहे आप वॉल्वो से आए या किसी भी बस से आए, नॉर्मल बस से भी जो रोडवेज वाली बसें होती हैं, कभी भी आप प्रयागराज से लखनऊ गए या प्रयागराज से गोंडा बहराइच कभी भी आप सफर करेंगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। जैसे ही आप बस में आके बैठते हैं, बस में तुरंत रेवड़िया बेचने वाले पहुंच जाते हैं और वो रेवड़िया बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं 100 रुपए से स्टार्ट होता है, आखिरी में आके 20 रुपए में देते हैं। तो जो लखनऊ है, लखनऊ के गजक और रेवड़िया बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ नमकीन और दालमोट भी प्रसिद्ध है लखनऊ का। बनारस की बात कर ले तो बनारस का लौंग लता, बनारसी पान, नाम में ही बनारसी है। उसके बाद देखें टमाटर चाट, बनारस की बहुत प्रसिद्ध है। तिरंगा बर्फी, जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है, जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। आगरा की बात कर ले, आगरा का पेठा, पंछी पेठा, वर्ल्ड फेमस। दालमोट। आगे देखें प्रयागराज, प्रयागराज की बालूशाही बहुत प्रसिद्ध है। इलाहाबादी अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चुरमुरा इलाहाबाद में मिलता है। इमरती, इमरतियां भी इलाहाबाद की बहुत फेमस है, ठीक है। कानपुर की बात कर लें, चना जोर गरम, चना जोर गरम, क्रांति मूवी का एक गाना भी था चना जोर गरम के ऊपर, ठीक है। तो कानपुर में चना जोर गरम बहुत प्रसिद्ध है। खुरचन, खुरचन जो होता है बेसिकली लाल पेड़ा होता है खुरचन, इसी को खुरचन पेड़ा कहते हैं, मीठा होता है ये। लड्डू कानपुर का प्रसिद्ध है। कानपुर की चाट बहुत फेमस है और यहाँ का गुड़ सेव बहुत फेमस है। सेव होता है, उसके ऊपर बेसिकली गुड़ का एक वो होता है, पत्ती सी लेयर होती है, खाने में बहुत मिठास सी होती है, कानपुर का फेमस है वो। आगे देखें मेरठ की क्या चीजें प्रसिद्ध है, गज्जक, मेरठ की नान खटाई आपने हमेशा अपने गलियों में सुना होगा, मेरठ शैली की बिरयानी, ठीक है। आगे देखें बरेली, अब बरेली की आलू टिक्की बहुत फेमस है। सीख कबाब बरेली का ही है। सूजी का हलवा बरेली का प्रसिद्ध है और बरेली की बर्फी जीआई टैग ऑलरेडी, उसको समझिए कि जीआई टैग बरेली की बर्फी को मिल रखी है, ठीक है। गोरखपुर की बात कर ले, ठेकुआ, छठ पूजा में ठेकुआ प्रसिद्ध है, ठीक है, गोरखपुर का प्रसिद्ध है। पेड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है और घुगनी चाट यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। जो गोरखपुर का घुगनी चाट जो है ये प्रसिद्ध है। चलिए मथुरा की बात कर ले, मथुरा के पेड़े, ब्रजवासी स्वीट्स के पेड़े जो है वो वर्ल्ड फेमस है मथुरा के। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपको इतना कैसे पता, खाने पीने के शौकीन है भाई, सब पता होगा। कचौरी सब्जी मथुरा के फेमस है, ठीक है। मथुरा की ठंडई बहुत प्रसिद्ध है। छेने से बनी जो मिठाइयां हैं वो वहां की प्रसिद्ध है मथुरा की, ठीक है। छेने से बनी मिठाइयां जो है मथुरा की प्रसिद्ध है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबादी दाल जो होती है बहुत फेमस है। कबाब, बिरयानी और स्थानीय सेव यहाँ के बहुत फेमस है। तो ये कुछ प्रमुख जो कुजीन है, ठीक है,
वो कुजीन लिस्ट यहां पर दे रखी है आपके परीक्षा के लिए, भावी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है ये। आपको लग रहा होगा कि खाने पीने की चीजें क्या जरूरत याद रखने की, जरूरत है याद रखने की। मैच द फॉलोइंग में आपसे परीक्षा में पूछेगा, उस टाइम के लिए आपको याद आएगा कि हाँ जरूरत थी याद रखने की। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग जारी की गई है। यहां पर ये भी यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज की क्लास जो है इसमें ज्यादातर खबरें जो आपको मिल रही हैं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें यहां पर तो बुनियादी ढांचे के विकास पर आधारित 9 थीम में देश के 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आकलन करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने उनकी राज्यवार और जिलेवार 2022-23 की पंचायत उन्नति सूचकांक की ग्रेडिंग जारी करी है। उत्तर प्रदेश में टॉप 25 जिलों की रैंकिंग में ग्रेड ए हासिल करने वाले शीर्ष 3 पंचायतें कहां के हैं? ये लखनऊ के हैं। ठीक है, और यही पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 25 जिलों की रैंकिंग जो जारी की गई है। देखिए बेसिकली ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक है, इस पंचायत उन्नति सूचकांक में हुआ क्या कि 4 कैटेगरी बांट दी गई, 4 ग्रेड में रखा गया, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रेड ए है, इस ग्रेड ए में 3 जो शीर्ष हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं और कहां के? तीनों शीर्ष हैं लखनऊ के। कौन कौन से ग्राम पंचायत? एक है धनौरी ग्राम पंचायत। कौन सा? धनोहरी ग्राम पंचायत। दूसरा है बीबीपुर, बीबीपुर ग्राम पंचायत। और तीसरा है सरौरा, सरौरा ग्राम पंचायत। ये जो सरौरा है ये है चिन्हट का, लखनऊ के अंतर्गत आता है चिन्हट। ठीक है, और जबकि ये दोनों है धनौरी और बीबीपुर, ये दोनों कहां के? बख्शी तालाब। और ये दोनों बख्शी तालाब और चिन्हट, ये ब्लॉक की बात की जा रही है। ठीक है, ये दोनों है ब्लॉक। किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्लॉक जो है धनौरी और बीबीपुर गांव जो है ये आता है बख्शी तालाब ब्लॉक के अंतर्गत, और सरौरा जो है ये आता है चिन्हट ब्लॉक के अंतर्गत। तो यहां पर जो ग्रेड ए है, उस ग्रेड ए में जो शीर्ष 25 है उनमें जो शीर्ष 3 है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं। पीएआई सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में देश के ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन और प्रगति के मापन का एक माध्यम है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास के स्तर का आकलन पीएआई से ही किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित जल, स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 ग्रेडिंग के लिए स्थानीय स्तर पर इन 9 थीमों पर ही ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आंका जाता है। यानी ये 9 थीम ऐसे हैं, इन्हीं 9 थीम के आधार पर जो ग्राम पंचायत होते हैं उन ग्राम पंचायतों में कैसे जो सतत विकास लक्ष्य है, जैसे सतत विकास लक्ष्य की हम बात करते हैं तो सिर्फ सतत विकास लक्ष्य शहरों तक सीमित नहीं है, गांव में भी सतत विकास लक्ष्य का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, उन सब पे भी हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहां पर इसी 9 थीम पर प्रदर्शित किया जाता है। और पीएआई जो सूचकांक है उसमें देखा जाए तो जो शीर्ष 25 है ग्रेड ए के अंतर्गत, उसमें 3 शीर्ष के जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत ब्लॉक के ही गांव है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्लास्टिक कचरे से भारत की प्लास्टिक कचरे में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.54% है। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है नेचर जर्नल की रिपोर्ट। जब नेचर जर्नल के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट इंडेक्स की बातें हम करते चलेंगे साथ साथ। चलिए, नेचर जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया है कि 2022 में दुनिया के करीब 26.8 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। यानी कि 2022 में पूरी दुनिया में 26.8 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है। और वैश्विक आबादी का 17% होने के साथ साथ देखा जाए, वैश्विक आबादी में 17% से अधिक का योगदान होने के बावजूद भारत की प्लास्टिक कचरे की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है? वो कितनी है? केवल 3.54%, यानी 3.54% हिस्सेदारी है केवल भारत की, जबकि आबादी पूरे दुनिया का 17% से अधिक है भारत की। ठीक है, आगे हम बात कर ले। चीन ने सबसे अधिक कचरा, कितना? 8 करोड़ 15 लाख टन पैदा हुआ। जो चीन में पैदा हुआ वो 8 करोड़ 15 लाख टन कचरा केवल अकेले चीन में पैदा हुआ। अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में लगभग 4 करोड़ प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। यूरोपीय संघ की बात कर ले तो 3 करोड़ कचरा पैदा हुआ, 3 करोड़ टन कचरा अकेले
यूरोपीय संघ में पैदा हुआ, और भारत में लगभग 95 लाख टन कचरा पैदा हुआ। ठीक है। जहां तक प्लास्टिक उत्पादन की बात है तो 2022 में लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ। इसमें भारत की हिस्सेदारी 5% रही, यानी कि जो कुल प्लास्टिक है, यहां तो हम प्लास्टिक कचरे की बात कर रहे थे, ये जो प्लास्टिक कचरा है 3.54% प्लास्टिक कचरा उत्पादित हुआ भारत में। जबकि पूरा जो प्लास्टिक है ना, पूरा प्लास्टिक, हमने जितना प्लास्टिक उत्पादित किया उसमें देखा जाए तो कुल यहां पर देखा जाए तो 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ 2022 में, जिनमें से 5% हिस्सा भारत में पैदा हुआ। ठीक है, 5% हिस्सा 40 करोड़ टन का 5% भारत में पैदा हुआ। वहीं पर देखा जाए चीन और अमेरिका का योगदान कितना है, 32% हिस्सा अकेले चीन में पैदा हुआ। जितना पूरी दुनिया में प्लास्टिक पैदा हुआ, प्लास्टिक हमने उत्पादित किया, उस उत्पादन का 32% हिस्सा अकेले चीन में पैदा हुआ 2022 में। ठीक है, और 42% हिस्सा देखा जाए तो अमेरिका में। ठीक है, कुल उत्पादन का, कुल प्लास्टिक उत्पादन में 42% हिस्सेदारी है अमेरिका की और 32% हिस्सेदारी है चीन की। भारत की हिस्सेदारी केवल 5%। आगे बात करें, चीन प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जो चीन है वो प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वह दुनिया के 20% प्लास्टिक का उपयोग करता है। वहीं भारत 6% तथा जापान 4% प्लास्टिक का उपभोग करता है। उपभोक्ता के मामले में देखा जाए तो चीन अव्वल है। उत्पादन के मामले में देखा जाए तो अमेरिका अव्वल है, शीर्ष पर है। और प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक कहां पर है, तो प्रति व्यक्ति खपत जो है प्लास्टिक का सबसे ज्यादा है अमेरिका में। एक साल में एक व्यक्ति लगभग 216 किलोग्राम प्लास्टिक का खपत करता है। आवश्यकता है एक व्यक्ति की 216 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, यहां पर खपत की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा खपत, सॉरी साल में नहीं, पूरे जीवन काल की बात की जा रही है। ठीक है, पूरे जीवन काल में जो सबसे ज्यादा खपत है वो अमेरिका में है, 216 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। आगे चलिए हम बात करते हैं, गणित में यूपी के युवा देश भर में सबसे तेज। ठीक है, अमर उजाला की खबर है, खबर पर चर्चा कर ले तो गणित में यूपी के युवा जो है वो सबसे तेज है। यहां पर चर्चा कर ले ईटीएस। ठीक है, ईटीएस वी बॉक्स वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट द्वारा जारी स्किल रिपोर्ट 2025 में पहली बार राज्यों के कौशल क्षमता की जानकारी सामने आई है। और यहां पर देखा जाए तो कौशल परीक्षण श्रेणी में अंग्रेजी के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। जो महाराष्ट्र है अंग्रेजी के मामले में शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है अंग्रेजी बोलने के मामले में। वही हम बात कर ले, वहीं देखें तो गणितीय कौशल में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। तीसरे पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है और चौथे पर पंजाब है, पांचवें स्थान पर तेलंगाना है। यानी कि पहले स्थान पर गणित के मामले में देखा जाए, जो गणितीय कौशल होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है, चौथा पंजाब का है और पांचवें नंबर पर तेलंगाना आता है। आलोचनात्मक जो सोच होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के युवा शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के युवा है। और यूपी के युवाओं ने कंप्यूटर स्किल में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब कंप्यूटर स्किल सबसे ज्यादा किस राज्य के युवाओं के पास है, तो यहां पर देखा जाए जो स्किल रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, और ये स्किल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ईटीएस वी बॉक्स वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण, ठीक है, गेट के द्वारा स्किल रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। उसी के आधार पर देखा जाए ये सारे डाटा फैक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, कि कौशल परीक्षण में अंग्रेजी के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, गणितीय मामलों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। वहीं पर हम बात करें आलोचनात्मक परीक्षण यानी क्रिटिकल थिंकिंग में उत्तर प्रदेश अव्वल है और कंप्यूटर के नॉलेज में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अव्वल है। चलिए आगे बात करें, उड़ीसा में जेपी नड्डा ने किया आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ। महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ले तो उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। कटक में एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महिलाओं के लिए 10 लाख और पुरुषों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना के तहत देखा जाए जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, खास बात यह है कि महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए और पुरुषों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यहां पर मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। आगे चर्चा कर ले, यह योजना राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी। प्रदेश में यानी कि उड़ीसा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा
गोप बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान बायो वंदना योजना का भी लोकार्पण किया गया। दो अन्य योजनाओं का भी, यहां पर जो आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना के साथ साथ दो राज्य की योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजना है? गोप बंधु जन आरोग्य योजना। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में लॉन्च की गई गोप बंधु जन आरोग्य योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो आयुष्मान बायो वंदना योजना, आयुष्मान बायो वंदना योजना ये किससे संबंधित है? ये भी स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है और बेसिकली देखा जाए तो जो वृद्ध होते हैं, ठीक है, वृद्ध जनों के लिए आयुष्मान बायो वंदना योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इन तीनों योजनाओं से राज्य में, ठीक है, राज्य के लगभग 3,50,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। जो तीनों योजनाएं लॉन्च की गई हैं, आयुष्मान भारत योजना, फिर उसके बाद में देखा जाए गोप बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान बायो वंदना योजना, इन तीनों योजनाओं से देखा जाए तो 3,50,00,000 लोग उड़ीसा के लाभान्वित होंगे। अगली खबर पर चर्चा करें। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना मॉरिशस। ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? मॉरिशस है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। मॉरिशस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचा यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो होता है, उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो होता है, उस पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश भी है। ठीक है, अफ्रीका का पहला और वैसे देखा जाए तो चौथा देश बन गया है मॉरिशस। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सौर ऊर्जा पहलों पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और मॉरिशस के बीच सहयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है। यहां पर देखा जाए तो कंट्री पार्टनर जो फ्रेमवर्क है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित एक रणनीतिक पहल है। ठीक है, तो जो सोलर अलायंस है, सोलर अलायंस के जरिए जो ये फ्रेमवर्क हस्ताक्षरित किया जाता है, वो जो सदस्य देश होते हैं ना, उन सदस्य देशों के साथ एक दीर्घकालीन जो समझौता होता है, उस तौर पर कार्य करता है, जिससे उस देश में, उस राज्य में, उस स्थल पर जो सौर ऊर्जा है उसका विकास कैसे करे, सोलर अलायंस जो है वो किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, इन सारी बातों पर चर्चा की जाती है। अगली खबर पर चर्चा करें और ये हमारा अंतिम खबर है। नीति आयोग द्वारा मोटर वाहन उद्योग पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई है। मोटर वाहन पर देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट का नाम आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या नाम है? देखें तो नीति आयोग ने आज, यानी कि देखा जाए यहां आज लिखा हुआ है, ठीक, 11 अप्रैल, ठीक है, नीति आयोग ने 11 अप्रैल को मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। 11 अप्रैल को देखा जाए, यानी कल ये रिपोर्ट जारी हुई थी, आज मैंने खबरों में समाहित किया है। तो नीति आयोग के द्वारा आज यानी 11 अप्रैल को मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना, ये इस रिपोर्ट का नाम है, थीम है। इसी थीम पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। क्या है? फिर से देख लीजिए, मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना, इस शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया गया। परीक्षाओं से कैसे पूछेगा कि मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाने नाम से शीर्षक निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है एनएचएआई, उसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है, सिडबी के द्वारा जारी किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा। जैसे ही आपने देखा मोटर वाहन उद्योग, आप तुरंत सोचेंगे कि हो सकता है एनएचएआई के द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन नहीं। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, पहली बार जारी किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें, रिपोर्ट में भारत के मोटर वाहन क्षेत्र के व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। जो ये रिपोर्ट है, बेसिकली जो भारत का मोटर वाहन क्षेत्र है, उसका व्यापक विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है तथा वैश्विक मोटर वाहन बाजारों में भारत को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक मोटर वाहन निर्माण लगभग 9,40,00,000 यूनिट तक पहुंच गया है। ठीक है, भारत में देखा जाए, मतलब सॉरी, वैश्विक रूप से देखा जाए तो वैश्विक रूप से जो मोटर वाहन निर्माण है, ये लगभग 9,40,00,000 यूनिट तक पहुंच गया 2023 में। आगे बात कर ले,
भारत लगभग 60 लाख वाहनों की वार्षिक निर्माण के साथ चीन, अमेरिका और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक मोटर वाहन निर्माता बन गया। ये पॉइंट आप परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि वर्तमान में देखा जाए तो मोटर वाहन उद्योग में, मोटर वाहन निर्माण में भारत का कौन सा स्थान आता है पूरे विश्व में? तो भारत का चौथा स्थान आता है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है और चौथा स्थान है किसका? अपने प्यारे भारत का। चलिए अब आते हैं खबरों पे। आज के जो स्लाइड थे उन्हीं स्लाइड पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके लिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर से देना है। प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आप जरूर बताइएगा कि प्रश्नों की प्रकृति में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है या नहीं ठीक है, या किस प्रकार से रखना है, इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग डेली अपने जो प्रश्नों की प्रकृति होती है उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डायर वुल्फ नामक प्रजाति प्लेस्टोसीन युग में पाई जाती थी, पहला कथन है। दूसरा कथन है डायर वुल्फ जो है, ठीक है, कि दो शावकों का जन्म वर्ष 2023 में हुआ। सही विकल्प चुनना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन में से ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराजगंज जिले को जो सीएम युवा उद्यमी योजना है, ठीक है, सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 1000 परियोजनाओं का लक्ष्य मिला था, लेकिन 911 लोन वितरित किए गए। लोन वितरण दर लगभग कितने परसेंट रही? लोन वितरण दर जो था वो लगभग कितना परसेंट रहा, ये आपको बताना है। डाटा पर आधारित ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कारण की उचित रूप से संबंधित है या उचित रूप से व्याख्या करता है कि उत्तर प्रदेश को फार्मा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सा कथन विकसित मतलब संबंधित है इस चीज से? यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू ने समझौता किया है, यह संबंधित हो सकता है। या ललितपुर में एम्स का निर्माण किया जा रहा है, यह संबंधित हो सकता है। सी है लखनऊ के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खुला है। या डी कह रहा है बनारस में खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है। इन चारों में सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है जो इस बात को संदर्भित करे कि उत्तर प्रदेश को फार्मा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत है उसमें सबसे आगे कौन है? भारत है, जापान है, चीन है या अमेरिका है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, असेशन और रीजन। यहां पर देखें तो यूपी के युवाओं ने गणित, कंप्यूटर स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रीजन कह रहा है स्किल्स रिपोर्ट 2025 में पहली बार राज्यवार विश्लेषण किया गया है। विकल्प चुनना है आपको। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है और यूपी के युवाओं ने इन क्षेत्रों में पहला स्थान हासिल किया है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मतलब पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है, थीम मतलब इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है कि उड़ीसा में आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का? पुरुषों को तो 5 लाख का मिलेगा, महिलाओं को कितने का मिलेगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो आज मैंने आपसे इस वीडियो में 6 सवाल पूछे। लगभग 40 मिनट का आसपास का हमारा वीडियो होता है। इसमें हमने आपसे 6 सवाल पूछे, कुछ समझाए, कुछ बातें भी की आपसे। इन वीडियो में जो सवाल पूछे गए, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सवालों की जो प्रकृति है वो दिन प्रतिदिन मैं चेंज करने का प्रयास करता रहता हूं ताकि आप भी बोर ना हो। सवालों को लेके आप भी, जो प्रश्न होते हैं प्रश्नों को लेके आप भी उत्साहित रहे, मैं भी उत्साहित रहूं कि आप लोग जवाब दे रहे हैं लगातार। आपके जवाब बहुत जरूरी है, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में बेशक लिखिए। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी आपको लिखना है आप लिखिए जरूर। और क्या क्या हम जैसे आपके जो सुझाव होते हैं उस सुझाव के आधार पर ही हम आगे चीज़ों को आगे इनोवेटिव करने का प्रयास करते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए। लाइक मैंने सिर्फ इसलिए कहा, वीडियो यूट्यूब का एक जो एल्गोरिदम होता है, वीडियो का एल्गोरिदम ये कहता है कि वीडियो कोई लाइक हो रहा है तो यानी कि कंटेंट जो है वो चौचक है। अगर कंटेंट अच्छा है, वीडियो आप लाइक करेंगे तो एल्गोरिदम यूट्यूब का आगे रिकमेंड करेगा लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक किया करिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।